जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी हिंदू लॉ लीगल सीरीज में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, कस्टमरी डाइवोर्स, जिसे हम हिंदी में प्रथागत तलाक भी कहते हैं। ये विषय लॉ स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर जो लोग जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अहमियत रखता है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम ये तो जानते ही हैं कि जो पारंपरिक हिंदू कानून था, उसमें विवाह को एक अटूट बंधन माना जाता था, एक संस्कार। बिल्कुल। उसमें तलाक की कोई ऐसी स्पष्ट अवधारणा नहीं थी। बिल्कुल, शास्त्रीय हिंदू विधि तो विवाह को अविच्छेद्य मानती थी, पर यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। इस शास्त्रीय दृष्टिकोण के बावजूद भारत में आप देखेंगे अनेकों हिंदू समुदायों और जातियों में पीढ़ियों से विवाह को समाप्त करने की अपनी अपनी खास प्रथाएं या रीति रिवाज मौजूद थे। अच्छा। हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, जिसने तलाक के लीगल ग्राउंड्स तय किए, उसने भी इन पुरानी स्थापित प्रथाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया। एक्ट की धारा 29(2) मतलब सेक्शन 29(2) इन कस्टमरी राइट्स को, प्रथागत अधिकारों को साफ तौर पर मान्यता देती है, तो ये आज भी रेलेवेंट है। ओह, अच्छा। तो ये सेक्शन 29(2) एक तरह से उस सामाजिक सच्चाई को मान रहा है जो कानून बनने से पहले ही थी। तो फिर ये कस्टमरी डाइवोर्स, ये प्रथागत तलाक असल में है क्या? कैसे डिफाइन करेंगे इसे? देखिए, कस्टमरी डाइवोर्स का सीधा सा मतलब है किसी विशेष जनजाति, समुदाय या मान लीजिए जाति या इलाके में जो बहुत समय से एक रीति रिवाज चला आ रहा है, उसके अनुसार पति पत्नी का अलग हो जाना, विवाह का विघटन, और इसके लिए कोर्ट की डिक्री की जरूरत नहीं होती। बिना कोर्ट जाए? जी हाँ, बिना कोर्ट जाए। उदाहरण के तौर पर कई समुदायों में आपने सुना होगा, जाति पंचायत के सामने आपसी सहमति से अलग होने का रिवाज था। कहीं कहीं इसे छोड़ छुट्टी जैसा नाम दिया जाता था। कहीं पर अगर पत्नी ने जो वधू मूल्य ले लिया था, ब्राइड प्राइस, वो लौटा दिया तो तलाक मान लिया जाता था। ये सब तरीके कानून बनने से पहले के समुदाय के अपने नियम थे। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कानून ने इन स्थापित रीतियों को जगह दी। इसका आधार क्या है? क्यों कानून इनको मान्यता देता है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारी हिंदू कानून प्रणाली है, उसमें प्रथा या रूढ़, जिसे अंग्रेजी में कस्टम कहते हैं, उसे कानून का एक वैलिड और महत्वपूर्ण सोर्स माना गया है, खासकर पर्सनल और फैमिली मैटर्स में। अदालतों ने भी ये माना है कि अगर कोई प्रथा वैलिड साबित हो जाती है तो वो शास्त्रीय या कॉडिफाइड लॉ पर भी भारी पड़ सकती है। और जैसा मैंने कहा, सेक्शन 29(2) इसी सिद्धांत को एक तरह से कानूनी मान्यता देता है। ये स्वीकार करता है कि विवाह और तलाक जैसे मामलों में लोकल सोशल रियलिटीज महत्वपूर्ण हैं। लेकिन क्या कोई भी रीति रिवाज प्रथा मान लिया जाएगा? इसे साबित करने के लिए जरूर कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अदालतें इस मामले में बहुत सतर्क हैं, ऐसे ही नहीं मान लेती। किसी भी रिवाज को कानूनी रूप से वैलिड प्रथा मानने के लिए उसे कई कठोर शर्तें पूरी करनी होती हैं। और हाँ, जो पार्टी उस प्रथा का दावा कर रही है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होता है, उसे ही साबित करना पड़ता है। अच्छा, क्या शर्तें हैं वो? देखिए, पहली है प्राचीनता, एंटिक्विटी, मतलब प्रथा बहुत पुरानी होनी चाहिए, इतनी कि याद ना हो कि कब शुरू हुई है। दूसरी निश्चितता, सर्टेनिटी, वो बिल्कुल स्पष्ट हो, वेल डिफाइंड हो, अस्पष्ट ना हो। तीसरी एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी, यानी समुदाय उसे लगातार एक ही तरीके से फॉलो करता आया हो। चौथी निरंतरता, कंटिन्यूटी, बिना किसी रुकावट के वो चलती आ रही हो, बीच में बंद ना हुई हो। फिर तर्कसंगतता, रीजनेबलनेस, वो विवेकपूर्ण हो, मनमानी या बेतुकी न लगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त, वो अनैतिक या लोकनीति, पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध ना हो, मतलब समाज के बड़े हित या नैतिकता के खिलाफ ना जाती हो। बाप रे, ये तो काफी सारी और काफी सख्त शर्तें हैं। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, मान लीजिए कोई प्रथा इन शर्तों पर खरी उतरती है, तो असल में ये तलाक होता कैसे था? कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, तरीके तो अलग अलग समुदायों में अलग अलग थे। जैसे मैंने बताया, जाति पंचायत के सामने एक फॉर्मल घोषणा करना और शायद उसका कोई दस्तावेज बनाना। कुछ जनजातियों में ब्राइड प्राइस की वापसी बहुत जरूरी थी। कहीं कहीं एक लिखित तलाकनामा या विच्छेद पत्र, मतलब डीड ऑफ डिवोर्स, बनाने का रिवाज था, जिस पर दोनों पार्टीज और समुदाय के बड़े लोग साइन करते थे।
कुछ समुदायों में तो बस आपसी सहमति से अलग होने के एक स्थापित प्रक्रिया ही उनकी प्रथा थी। और इसका लीगल इफेक्ट क्या होता है कानूनी तौर पर? क्या ये कोर्ट द्वारा दिए गए डाइवोर्स के बराबर माना जाता है? हाँ, अगर कोई कस्टमरी डाइवोर्स वैलिड साबित हो जाता है तो उसका कानूनी प्रभाव बिल्कुल जुडिशियल डाइवोर्स जैसा ही होता है। विवाह समाप्त माना जाता है और दोनों पक्षकार पुनर्विवाह के लिए स्वतंत्र होते हैं, लीगली फ्री। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि 1955 का एक्ट आने के बाद कोर्ट के जरिए तलाक लेना ही मुख्य और ज्यादा सुरक्षित तरीका माना जाता है। कस्टमरी डाइवोर्स आज भी मान्य है, लेकिन सिर्फ एक अपवाद, एक एक्सेप्शन के तौर पे। और इसे साबित करना अक्सर बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर प्रक्रिया थोड़ी इनफॉर्मल रही हो या सबूत कम हो। कोर्ट्स को एकदम ठोस प्रमाण चाहिए होते हैं। समझ पे। तो कुल मिलाकर ये जो प्रथागत तलाक है, ये हिंदू कानून का एक ऐसा पहलू है जहां परंपरा और आधुनिक कानून का एक तरह से संगम दिखता है। ये आज भी कानूनी रूप से मान्य तो है, पर जैसा आपने बताया, इसे साबित करने के लिए बहुत कड़े कानूनी मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। हाँ। आसान नहीं है। उम्मीद है कि प्रथागत तलाक पर ये चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए, विशेषकर कानून के विद्यार्थियों और न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जुडिशियल ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मॉडल उत्तरों और दूसरे अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। आज के बदलते सामाजिक माहौल में, जहां व्यक्तिगत अधिकार और कानूनी प्रक्रियाएं ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, क्या इन प्रथागत रिवाजों की प्रासंगिकता धीरे धीरे कम होती जाएगी या ये हमेशा कानून के समानांतरिक विकल्प के तौर पर चलते रहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।